हाँ, आज आपका बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 सेकंड लेक्चर है आज अपना वीडियो क्लास का। मैं जितेंद्र शर्मा, बायोलॉजी लेक्चर आपको सेकंड लेक्चर आज प्रोवाइड कराऊंगा। पहले जो वीडियो में या पहले लेक्चर में हमने जनन के 2 प्रकार पढ़े थे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जो आवृतबीजी पौधों में अलैंगिक जनन होता है, उसकी मुख्य जो विधियां हैं वो कायिक जनन कहलाती हैं। उसके वैसे शुरुआत में 2 प्रकार पढ़े थे, एक आसंग जनन और एक दूसरा प्रकार था कायिक जनन। आसंग जनन का अर्थ बता दिया था आपको पहले वीडियो में। कायिक जनन में जो प्रक्रियाएं हैं वो 2 भागों में डिवाइड की थी हमने, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन की जो प्रक्रियाएं हैं वो हमने 3 भागों में डिवाइड की थी, मूल के द्वारा, तने के द्वारा और पत्ती के द्वारा। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। यानी अब इससे आगे चलते हैं अपन। तो कायिक जनन की दूसरा मेथड कहलाता है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, कृत्रिम कायिक जनन है ये। कृत्रिम शब्द जहाँ भी जुड़ जाता है, कृत्रिम का अर्थ हो जाता है मानव के द्वारा अपने स्वार्थ की आपूर्ति के लिए, या फिर जो प्राकृतिक विधियाँ हैं उन्हीं को बड़े पैमाने पर मानव द्वारा क्या किया जाता है, उनको रूपांतरित कर लिया जाता है अपने अनुरूप। तो इसमें तरीका वही रहेगा जो हमने प्राकृतिक में पढ़ा है। इसमें जो कृत्रिम कायिक जनन है उसमें मूल का भी उपयोग करता है मानव, और तने का भी उपयोग करता है, पत्तियों का भी उपयोग करता है। लेकिन यहाँ पर अंतर इतना आ जाता है, प्राकृतिक रूप से यदि किसी पौधे में कायिक जनन होता है तो उसमें जो पौधे के भाग हैं उन भागों के द्वारा पौधों का निर्माण, नए पौधों का निर्माण या संतति पौधों का निर्माण की जो संख्या है वो कम रहती है। कृत्रिम कायिक जनन में मानव उसी मटेरियल से या उसी पादप सामग्री से बड़े पैमाने पर पौधे उत्पन्न कर लेता है। तो ये कृत्रिम कायिक जनन इस तरीके से रूपांतरित होता है। कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियां हैं उनमें आपको हमने 3 विधियों के नाम बताए थे। कौन कौन से थे? नंबर 1, पहली जो विधि है उसका नाम है कलम लगाना। बहुत सरल सा है। दूसरी जो विधि आती है इसमें, या सेकंड नंबर रोमन में ही लिख दें जब रोमन में शुरू किया है। दूसरी विधि आती है इसमें कलम लगाने की। पहली कौन सी हो गई? कलम लगाना। और दूसरी आएगी इसमें पैबंद बांधना, या इसको दाब विधि दूसरा नाम ये दे देते हैं अपन, सिंपल सा। बहुत ज़्यादा जटिल नामों का प्रयोग नहीं करें अपन। पहली कलम लगाना, दूसरी दाब विधि, और जो थर्ड है उसको कहते हैं रोपण। ठीक है, 3 विधियाँ हो गई। शुरुआत करते हैं पहली से, कलम लगाना। सबसे पहले यहाँ कलम लगाना दे रखा है, तो यहाँ जो कलम शब्द है, कलम का अर्थ क्या होता है ये पहले समझते हैं। तो मान लीजिए एक पौधा है, ये एक पौधा इस तरीके से। अब इसमें मान लीजिए एक शाखा इधर भी निकल रही है, इधर भी, इस तरीके से शाखाएं बनी हुई हैं। तो
कलम का अर्थ क्या होता है, यदि हम इस पौधे को, छोटा पौधा है और इसको हम यहाँ से काट लें, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है, इसकी शाखा युक्त जो भाग निकलेंगे, जैसे ये शाखा है, ये शाखा है, ये शाखा है, ये शाखा है। अथवा अगर पौधा मान लीजिए इस तरीके का रहता है, पत्तियां यहाँ लगी हुई हैं, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से कट करने के बाद ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाएगा, कलम, और नीचे का जो भाग जुड़ा हुआ रह जाता है तने का, इसको कहते हैं स्कंद। क्या कहते हैं, स्कंद। ठीक है, तो यहाँ कलम लगाने का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए आप गन्ने का उदाहरण लें, गन्ने के जो पौधे की खेती की जाती है, तो उस गन्ने के पौधे को बोया जाता है। उस गन्ने के पौधे को पहले टुकड़ों में काट लेते हैं, उसके कई सारे टुकड़े बन जाते हैं। तो जो गन्ने के पौधे के जो टुकड़े किए हमने तने वाले भाग के, वो सभी टुकड़े क्या कहलाते हैं, कलम कहलाते हैं। उस टुकड़े, उन टुकड़ों को या उन कलमों को क्या करते हैं, ज़मीन में बो दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो कलम में पर्व संधि वाले भाग आते हैं, जैसे एक टुकड़े में मान लीजिए 1 या 2 पर्व संधि आ जाती हैं। पर्व संधि जानते हैं आप, पर्व संधि आप 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पौधे जो होते हैं उनका जो तना होता है वो 2 भागों में डिवाइड रहता है, पर्व और पर्व संधि में। पर्व संधि जो भाग होता है उसमें विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं, और उन विभज्योतकी कोशिकाओं की सक्रियता के कारण, उनमें होने वाले विभाजनों के कारण क्या होता है, उन स्थानों से नए पौधों, नई कलिकाओं का विकास होता है और नए पौधे निर्मित हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक कलम हमने बो दी, उसमें 2 पर्व संधियाँ हैं, तो उस एक कलम से 2 पर्व संधियाँ हैं, उन दोनों से एक एक पौधे का निर्माण होगा, यानी एक पर्व संधि से एक पौधे का निर्माण। ये गन्ने का उदाहरण। एक इसमें उदाहरण ले सकते हैं हम किसका, गुलाब का ले सकते हैं। गुलाब में आप भी जानते हैं, और ज़्यादातर अपने घरों में, जैसे मान लीजिए कहीं किसी फ्रेंड के यहाँ या किसी और के यहाँ गुलाब का पौधा लगा हुआ है और आप अपने घर में लगाना चाहते हो, तो क्या करेंगे, उसकी एक डाली को तोड़ लाते हैं। जो डाली हम तोड़ के लाए हैं वो क्या हो गई, कलम हो गई, और उस कलम को ला करके हमने गमले में या अपने बगीचे में लगा दिया। तो उससे क्या होगा, जो कलम लगाई है उसकी नीचे जो भाग है ज़मीन में, उनसे जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और ऊपर की तरफ प्ररूप वृद्धि कर जाता है, जिससे वो नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य सी विधि है कलम लगाना। अब इसमें पौधों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक गन्ने का पौधा है और उसमें पूरे गन्ने के पौधे में मान लीजिए 10 पर्व संधियाँ हैं, तो उनके एक गन्ने के पौधे से कितने पौधे बना सकते हैं, जितनी उनमें पर्व संधियाँ हैं। तो मान लीजिए 10 हैं तो 10 पौधे बन जाएंगे, अगर मान लीजिए 15 हैं तो 15 पौधे बन जाएंगे। इसी प्रकार से गुलाब के पौधे का उदाहरण लिया था हमने, तो गुलाब के पौधे में भी क्या है, एक गुलाब का पौधा है, उसकी कई सारी डालियाँ, शाखाएँ होती हैं। उन शाखाओं को तो काट लेते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, बहुत सारे टुकड़े बना सकते हैं, और उनको सबको बो दिया जाता है। तो जितने टुकड़े उन शाखाओं के बनेंगे उतने ही नए पौधों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। दूसरी विधि होती है दाब लगाना। इस दाब लगाना विधि, इसमें क्या किया जाता है, पौधे की शाखा को ज़मीन में दबाया जाता है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि किसी पौधे की शाखा को जब हम ज़मीन में दबा रहे हैं तो पौधे की शाखा पौधे से अलग नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ समस्या एक और आती है। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं लंबी होती हैं, लचीली होती हैं, उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन में झुका करके दबा सकते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो लंबाई में अधिक होते हैं और उनकी शाखाओं को ज़मीन तक झुका करके नहीं लाया जा सकता। इस आधार पर दाब लगाना जो विधि है या दाब विधि है वो 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, एक होती है
टीला दाब विधि, और एक होती है गूटी बांधना। दो विधियां हो गई हैं, यानी दाब लगाना और गूटी बांधना। एक एक करके इनको भी पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले टीला दाब विधि। टीला दाब विधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पौधा है, जमीन में लगा हुआ है, इसकी शाखा इस तरीके से काफ़ी लंबी इस तरीके से रहेगी, और भी शाखाएं हैं आगे, लेकिन हमें यहीं तक मतलब रखना है। और इन पर क्या लगी हुई हैं, पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, ये मैं जो लाइन खींच रहा हूँ छोटी छोटी, ये आप पत्ती मान लें, लगी हुई है पत्तियां। अब इसमें क्या करना है कि ये जो भूमि वाला भाग है, इस शाखा को हाँ जी, तो इसमें क्या करना है अपन को, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। दो विधियाँ आपको बताई थी, वो आपने लिख ली होंगी रफ कॉपी में। अब यहाँ क्या किया जाएगा, ये जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं को झुका करके ज़मीन तक लाया जाएगा। यानी सिंपल वे में क्या करना है, इसको मैं बता देता हूँ कैसे झुकाएंगे। ये जो शाखा थी, इसको ऐसे झुकाएंगे और ज़मीन में, ऐसे इस शाखा को ऐसे झुकाएंगे और ज़मीन में इस तरीके से। ज़मीन में दब गई है, यहाँ तक पत्तियाँ लगी हुई हैं। ये कंडीशन रहेगी। अब इसमें क्या करना है, जैसे हमने ये शाखा झुकाई है, उसी तरीके से हम इस शाखा को भी झुका के इसी तरीके से दबाएंगे। यहाँ करना क्या है, जिस समय हम शाखा को भूमि के नीचे दबा रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना है, जो भाग ज़मीन के नीचे आएगा उसकी छाल को, छाल वाला जो भाग होता है, उसको थोड़ा सा खुरच देते हैं। उसका कारण भी बताऊँगा क्यों खुरचते हैं, खुरच देते हैं। और इसको हमने क्या कर दिया, मिट्टी से बिल्कुल दबा दिया। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मिट्टी लगा देते हैं, उससे क्या होगा, ये जो भाग है वो थोड़ा सा हमें ऊपर उठा हुआ लगेगा। ऊपर उठा हुआ मतलब ये रहता है कि हमें इससे ये पता लगेगा कि इस जगह पर ये शाखा का भाग दबा हुआ है। ठीक है, अब इस जगह पर पानी डालते रहते हैं, इसको गीला रखते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी डाल दिया, नम हो गई मिट्टी, फिर छोड़ दिया, फिर सूखने लग जाएगी, फिर पानी डाल दिया, नम, मतलब इसको नमी युक्त रखना है मिट्टी को। कुछ समय बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो भाग ज़मीन में दबा हुआ है उससे अपस्थानिक जड़ों का निर्माण शुरू हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, ज़मीन के अंदर। जब एक सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद इसमें अपस्थानिक जड़ें बनने लग जाती हैं, बन जाती हैं, तब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर देना है। कट करने से क्या होगा, ये शाखा अपनी जगह पर रहेगी इसी पौधे की, इस पौधे को भी कोई हानि नहीं हुई, और इसी शाखा से हमने क्या कर लिया, अब एक नया पौधा, ये वाला पौधा, एक नया पौधा विकसित हो गया। तो जैसे हमने इस शाखा से ये पौधा बनाया है, उसी तरीके से इस शाखा से नया पौधा इस तरफ भी बना सकते हैं। जितनी शाखाएं नीचे की साइड में हैं, जिनको हम झुका करके ज़मीन में दबा सकते हैं, उनको इसी विधि से दबाना है। इसको कहते हैं टीला दाब विधि। टीला दाब नाम क्यों दिया गया है इसको, क्योंकि जो हमने मिट्टी से इसको दबाया है, तो मिट्टी यहाँ पर हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी, यानी जो भूमि थी उससे कुछ ऊपर रहेगी, तो ये टीले के समान स्थिति बन जाती है, इसलिए इसको टीला दाब विधि नाम दिया जाता है। चलिए, दूसरी विधि यहीं पर हमने लिखी थी, कौन सी, गूटी बांधना। गूटी
उन पौधों में बांधी जाती है जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है या ऊंचाई ज़्यादा होती है, और उनकी ऐसे पौधे जिनकी शाखाओं को हम नीचे झुका करके ज़मीन में नहीं दबा सकते, उनमें गूटी बांधी जाती है। उसका भी तरीका देखते हैं क्या तरीका रहता है। इसमें एक ये पौधा जो भूमि में लगा हुआ है, अब इसमें जैसे मान लीजिए एक शाखा ये निकल रही है, फिर इधर भी शाखा होगी इसकी, आगे चलेंगे तो यहाँ भी शाखा होगी, इस तरीके से इसकी शाखाएं निकलती रहती हैं। ठीक है, ऊपर का इस केवल हमें यहीं तक समझना है। कई सारी शाखाएं निकली होंगी इसमें। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें गूटी बांधनी है इस शाखा पे, ठीक है, तो इस शाखा में क्या करना है, हमें इस जगह पर इसकी छाल को क्या करना है, खुरच देना है चारों ओर से, एक रिंग की तरह। जैसे शाखा है तो उसकी छाल को चारों तरफ से खुरच देंगे तो एक रिंग टाइप की बन जाएगी। उसमें रिंग बनने के बाद क्या करना है, इसमें गीली मिट्टी लगाई जाती है, और गीली मिट्टी लगाने के बाद इस पर टाट लपेट दिया जाता है इस तरीके से। मोटा टाट जो होता है उसको लपेट देते हैं, लपेट दिया। अब ये तरीका वही है, कौन सा, टीला दाब विधि वाला। फ़र्क इतना आता है, टीला दाब विधि में शाखा को ज़मीन में दबा देते हैं, और गूटी बांधना में शाखा वायवीय रहती है, यानी भूमि में नीचे नहीं दबा सकते इसको। मिट्टी लगा के टाट बांध दिया। अब हमें आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसमें इसको गीला रखना है। गीला रखने के लिए इससे ऊपर की जो शाखा है इसमें हम रस्सी बांधेंगे, और रस्सी बांध करके एक जैसे घड़ा जो होता है, घड़े टाइप का बर्तन इस रस्सी से बंधा होगा, और इसमें क्या भरा होगा, पानी, जल भर दिया। अब इस घड़े में नीचे की तरफ छोटा सा छेद कर देते हैं। छेद से क्या होगा, धीरे धीरे बूंदों के रूप में पानी इस पर टपकता रहेगा। तो उसकी वजह से जब इसमें से पानी धीरे धीरे टपकता रहेगा तो क्या होगा, ये भाग कैसा रहेगा, गीला रहेगा, नम रहेगा। नम रहते हुए क्या होगा, फिर इसके जहाँ पे हमने छाल खुरच के जो रिंग बनाई थी उस जगह पर धीरे धीरे अपस्थानिक जड़ें विकसित होना शुरू हो जाती हैं। वही 1-2 हफ्ते का टाइम लगता है। फिर उसके बाद इस शाखा को हम यहाँ से काट करके अलग कर लेंगे, और इसको किसी दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। तो जो अपस्थानिक जड़ें बनी वो जड़ें भूमि में नीचे की ओर वृद्धि कर जाएंगी, और ऊपर की तरफ प्ररोह का विकास हो जाएगा। तो इस तरीके से गोटी बांधी जाती है। फिर ध्यान देना, दाब विधि के 2 प्रकार थे, टीला दाब विधि, और दूसरा आपको बताया था हमने कौन सा, गोटी बांधना। टीला दाब विधि उन पौधों में अपनाई जाने वाली विधि है जिन पौधों की शाखाएं आसानी से नीचे झुका करके ज़मीन तक जिनको लाया जा सकता है, जैसे चमेली हैं, और जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, एक हेज, और इस तरीके के चमेली वगैरह बहुत सारे पौधे होते हैं जो फूलों वाले होते हैं, जिनको सजावटी पौधों के रूप में लगाया जाता है, और वो झाड़ी टाइप के होते हैं, उनमें से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, तो उनमें हम टीला दाब विधि का उपयोग कर लेते हैं। दूसरा, गूटी बांधना। गूटी उन पौधों में बांधी जाती है जिनमें या जिनकी शाखाओं को नीचे झुकाकर भूमि तक नहीं लाया जा सकता, क्योंकि एक तो इनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, दूसरा इनकी जो शाखाएं होती हैं उनमें उतना लचीलापन नहीं होता कि इसको हम भूमि तक झुका करके ला सकें। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपन तीसरी विधि पर। दूसरी ये हो गई, तीसरी है रोपण, ग्राफ्टिंग कहते हैं इसको। यहाँ भी हमने पहला जो शब्द पढ़ा था कलम, उसी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कलम के साथ साथ इसमें स्कंद जो शब्द आया था, अगर किसी पौधे के ऊपरी भाग को काट देते हैं तो जो ठूंठ बचता है नीचे का उसको स्कंद कहते हैं। तो इसमें जो कलम है वो स्कंद में लगाई जाती है, इसलिए इसको रोपण कहा जा रहा है, क्योंकि उस कलम का सीधा हम क्या कर रहे हैं, स्कंद के अंदर रोप देते हैं उसको। ठीक है, रोपण विधि में
कितने बताए थे आपको फर्स्ट जो अपना वीडियो आया था फर्स्ट लेक्चर में, रोपण विधि में कौन कौन से बताए थे, उनको एक एक करके ले लेते हैं। जैसे एक होता है इसमें बहुत सिंपल सा, सबसे पहले कलिका रोपण, ठीक है। एक होता है इसमें जिब्या रोपण, ठीक है। तीसरा एक होता है किरीट रोपण। चौथा एक नाम लिखा था हमने फच्चर रोपण। 4 है, ठीक है। 4 हो गए, कलिका रोपण, जिब्या रोपण, किरीट रोपण, फच्चर रोपण। कई जगह इनको ऊपर नीचे भी होता है, जैसे कहीं लिखा होगा, पहले लिखा होगा जिब्या रोपण, फिर उसके बाद लिखा होगा किरीट रोपण, फिर उसके बाद फच्चर रोपण, फिर कलिका रोपण। विधियाँ यही हैं। सबसे पहले हम कलिका रोपण को देखते हैं। कलिका रोपण बहुत सिंपल है। एक पौधा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाँ, सबसे पहले रोपण जो विधि है, पहली और दूसरी विधि से तो जो ये दो विधियाँ हैं, इनसे केवल कितना हो सकता है, किसी एक पौधे से उसी के समान नए पौधों का निर्माण हो सकता है। उस पौधे की किस्म में, उस पौधे की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी वो क्लोन बनेंगे एक तरह से। रोपण में हम क्या कर सकते हैं, एक पौधे की किस्म को, उसकी वैरायटी को, उसकी क्वालिटी को भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये कोई एक पौधा एक किस्म का है, ठीक है, और एक कोई दूसरा पौधा बी किस्म का है, दोनों अलग अलग किस्में हैं। अब हम ये चाहते हैं कि बी किस्म की क्वालिटी किस में आ जाए, ए किस्म में आ जाए, ठीक है। कैसे आएगी, इस पौधे में मान लीजिए तने पर यहाँ कोई एक छोटी सी कलिका बन गई, बनती है, कई सारे पौधे आपने देखे होंगे, तने पर छोटी छोटी हरी हरी पत्तीनुमा संरचनाएं विकसित हो जाती हैं, उनको ही कलिकाएं कहते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये जो कलिका बनी है, इस कलिका वाले भाग को इस तरीके से क्या करेंगे, कट लगा करके उस पौधे के तने से निकाल लेते हैं। और इसी आकार का कट कहाँ लगाना है हमें, इस पौधे के तने पर लगाना है। छाल को खुरच दिया यहाँ से और इसमें यूँ कट लगाते हुए इसको निकाल लिया। कट लगाने के बाद इस वाली कलिका को ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, इस खांच में, ये यहाँ से निकाल ली और इस खांच में इस तरीके से फिट कर देंगे, तो ये कलिका फिर इस तरीके से इसमें फिट हो गई। फिट होने के बाद इस पर थोड़ा सा मिट्टी का लेप लगा करके, गीली मिट्टी का, और इसको मोटे टाट के कपड़े से बांध दिया जाता है। मोटे टाट के कपड़े से बांधने से फिर इसको थोड़ा गीला करके रखते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला जो भाग है इस पौधे के तने के साथ में जुड़ जाता है। आप ध्यान देना, जब ये भाग इसके साथ में जुड़ेगा तो ये कलिका आगे जब वृद्धि करके नई शाखा के रूप में विकसित होंगी इस तरीके से, तो इसकी पौधे की ये वाली शाखाएं किस किस्म की होंगी, बी किस्म की, जिससे हमने कलिका को लिया है, ठीक है। यानी हमने क्या कर दिया, बी किस्म की कलिका को इस पर उगाने से जो नई शाखाएं बनी वो किस किस्म की हो गई, बी की। यानी ए किस्म पर हमने किसकी क्वालिटी आ गई, बी किस्म की आ गई, ठीक है। ये कलिका रोपण है। दूसरा जिब्यारोपण होता है या इसको जीभी रोपण भी कहते हैं। जिब्यारोपण का अर्थ होता है, इसमें जो स्कंद लिया जाएगा उसको जब काटते हैं तो इस तरीके की स्ट्रक्चर या इस तरीके के रूप में काट देते हैं,
इस तरीके से, ठीक है। और ये जैसे वही ए किस्म और ये बी किस्म, बी किस्म से जो हम अलग कर रहे हैं पौधे को या कलम को, ऊपर वाले भाग को, तो ये भी हमें किस रूप में काटना है, इसी तरीके से काटना है, ठीक है। ये अलग कर लिया हमने और ये अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, इसको इसके साथ में जोड़ना है। तो इस भाग को या इस कलिका को या कलम को लेकर के यहाँ ऐसे फिट आएगी ये इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान दो, इसको यदि हम यहाँ जोड़ दें तो ये कंडीशन बनेगी, यानी यहाँ जॉइंट रहेगा दोनों का। यहाँ जॉइंट आने के बाद इस पर गीली मिट्टी लगाएंगे और मोटे टाट से इसको बांध देते हैं। मोटे टाट से बांधने के बाद फिर इसको गीला रखते हैं। धीरे धीरे ये भाग और ये भाग आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद ध्यान दो, फिर से नीचे वाला भाग यानी इतना भाग किस किस्म का रहेगा, ए किस्म का, और यहाँ से ऊपर का ये भाग किस किस्म का हो गया, बी किस्म का हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब आगे जो प्ररो बनेगा वो किस किस्म का बनेगा, बी किस्म का बनेगा, यानी बी क्वालिटी किस्में ले ली हमने, ए में ले ली। तीसरा किरीट रोपण। किरीट रोपण और जिब्यारोपण में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जिब्यारोपण उन पौधों में अपनाई जाने वाली विधि है जिनके तने की मोटाई कम होती है, और किरीट रोपण उन पौधों में अपनाई जाने वाली विधि है जिन पौधों के तने की मोटाई ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या करना है, जैसे ये अधिक मोटाई का तना इस तरीके से काट दिया है हमने। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे एक कट हमने वी आकार का यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया, कुछ इधर भी लग जाएंगे, 4-5 कट हम इसमें वी आकार के लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो बी किस्म का पौधा है उसमें से छोटे छोटे भागों को हम इस वी शेप में ही काट लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ एक और संभावनाएं हैं, हम पूरा सारे भाग बी से न लेकर के कोई हमने बी किस्म का एक भाग ले लिया, सी किस्म का एक ले लिया और कोई डी किस्म का हमने दूसरा ले लिया। इनको हम यहीं पर लगा देते हैं इस तरीके से, और फिर इनको गीली मिट्टी से लगा करके बांध दिया जाता है। किरीट जो शब्द है, किरीट शब्द का अर्थ होता है, जैसे एक शब्द हमने लिखा था किरीट, किरीट का अर्थ होता है मुकुट, क्राउन, ताज, सिर पर पहनने वाला जो मुकुट होता है, मुकुट। अब इस पर हमने ये मान लीजिए 4 या 5 जो कलम लगाई हुई हैं, तो ये ऐसे लगता है जैसे इस तने का कोई मुकुट वाला भाग है, मुकुट की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है किरीट रोपण। इसके बाद में फच्चर रोपण आता है। फच्चर रोपण में बहुत सिंपल सा तरीका है, सीधे सीधे तने में वी आकार का एक कट लगाते हैं और दूसरी किस्म से, जैसे यहाँ से हमने काट लिया तो इसको वी शेप में काटेंगे और इसको यहाँ पर ला करके जोड़ देते हैं। यानी एक तरह से जिब्यारोपण और फच्चर रोपण दोनों लगभग एक जैसी हैं। अंतर केवल इतना आता है कि फच्चर रोपण में तने की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है और जो जिब्यारोपण है उसमें तने की मोटाई थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो ये आपकी कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ कितनी हो गई, 3। कलम लगाना, दाब विधि, रोपण। कलम लगाना सिंगल है, दाब विधि में दो भागों में बढ़ जाता है, या 2 तरह की विधियाँ हैं। एक कौन सी है, दोबारा लिख देते हैं, टीला दाब विधि। और दूसरी कौन सी आती है, गूटी बांधना, ठीक है। और रोपण में ये 4 विधियां हैं आपकी,
तो ये आपका कौन सा हो गया, कृत्रिम कायिक जनन। अब आगे चलते हैं। एक ऐसी विधि जो कायिक जनन की है, कृत्रिम भी है, लेकिन वो वैज्ञानिक विधि है, यानी उस विधि का उपयोग कौन लोग करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, न कि सामान्य लोग। ठीक है, उसका नाम बताता हूँ मैं आपको अब। उसको कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहते हैं उसको, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। इसको माइक्रो प्रोपेगेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन का दूसरा नाम पादप ऊतक संवर्धन तकनीक। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। सूक्ष्म प्रवर्धन की जो विधि है ये वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई जाने वाली विधि है और इसको कहाँ अपनाते हैं, प्रयोगशाला में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया